नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिसमें इसके बिजनेस मॉडल का एनालिसिस होगा, इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस का एनालिसिस होगा, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को हम देखेंगे, जिससे हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक में हमें बाइंग करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो क्या उसके लिए बेस्ट लेवल्स होंगे। तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, टीसीएस के बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए तो ये एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरीके की आईटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है। इसकी सर्विसेज की अगर बात की जाए दोस्तों तो एक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब ये क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं? अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए किसी ईमेल को भेजते हैं या फिर डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं या फिर म्यूजिक आप ऑनलाइन सुनते हैं कोई, या टीवी देखते हैं ऑनलाइन, या गेम्स वगैरह खेलते हैं, या फिर फाइल्स को आप ऑनलाइन स्टोर करते हैं, तो ये सब करने के पीछे क्लाउड का ही हाथ है दोस्तों। जब हम किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसे किसी फोल्डर में सेव करते हैं, है ना। ये काम जनरली ऑफलाइन होता है, और जब हम अपना कंप्यूटर चेंज करते हैं तो उस फाइल को ढूंढ नहीं पाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज देती हैं दोस्तों, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो गूगल ड्राइव इसका एग्जांपल है, ड्रॉप बॉक्स इसका एग्जांपल है। तो टीसीएस भी एक तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज को क्लाउड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है, जो कंपनीज के डेटा को सेव करने में काम आता है दोस्तों। इसके अलावा ये कंसल्टिंग सर्विसेज भी देती है, यानी कि अगर किसी कंपनी को टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होती है, वो भी ये कंपनी करती है। सपोज किसी कंपनी को कोई ऐप बनवाना है या वेबसाइट बनवानी है और टीसीएस उसे इसमें हेल्प कर रही है, तो वो कंसल्टिंग सर्विस हुई एक तरीके से। इसके अलावा टीसीएस इंटरैक्टिव सर्विसेज, यानी कि अगर किसी को ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग को लेके कोई सर्विसेज वगैरह चाहिए, या फिर कैंपेनिंग वगैरह किसी कंपनी को करवानी होती है, रिसर्च वगैरह कोई कंपनी को करवानी होती है, डिजाइनिंग वगैरह किसी कंपनी को करवानी होती है, वो सारी सर्विसेज टीसीएस इंटरैक्टिव के अंदर में आ जाती हैं। इसके अलावा एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स सर्विसेज, ये क्या होता है? देखो, अगर आपको कोई डेटा चाहिए होता है तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि डेटा की कोई कमी नहीं है, तो हम जो मीनिंगफुल चीजें हैं वो नहीं ले पाते हैं इस डेटा में से। तो टीसीएस एनालिटिक्स एंड इनसाइट सर्विसेज उस डेटा को एनालाइज करती है, फिल्टर करती है, और उसमें से मीनिंगफुल डेटा या इंसाइटफुल डेटा आपको प्रोवाइड कराती है, यानी कि कंपनीज को प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विसेज ये देती है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरनेट ने क्या किया कि जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम की अगर बात कर लें तो सभी अपने घरों में बंद थे, बट स्टिल दे वर कनेक्टेड, ओके। तो इसे बोला जाता था इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस। और इसके बाद इंटरनेट और डेवलप हुआ और उसने ह्यूमंस को हटा के थिंग्स को यहाँ पे ला दिया, और इसे बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब ये थिंग्स क्या है? थिंग्स का मतलब आप डिवाइस को मान सकते हो जिसमें सेंसर्स वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन करने की जिन डिवाइसेस में एबिलिटी रहती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स को हम ले सकते हैं, या स्मार्ट एसीज को हम ले सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक टीवी वगैरह को हम ले सकते हैं, या फिर ऑटोमेटेड कार्स हो गए, या एलिवेटर्स हो गए। तो इस तरीके के डिवाइस के रिलेटेड भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन सर्विसेज भी ये देती है दोस्तों। अब ये ब्लॉकचेन सर्विसेज क्या होती हैं? एक्चुअली ब्लॉकचेन एक तरीके का डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर सिस्टम पे इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन और डेटा एक टेबल फॉर्मेट में सेट होते हैं, ताकि किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। वैसे तो एक स्प्रेडशीट भी एक टेबल फॉर्मेट में होती है, लेकिन डेटाबेस उससे अलग इसलिए होता है क्योंकि स्प्रेडशीट सिंगल पर्सन के लिए होती है, और डेटाबेस का यूज कितने भी यूजर्स एक बार में कर सकते हैं। ये क्लाउड के जरिए और इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। ब्लॉकचेन का पर्पस डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देना है। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का डेटा भी ब्लॉकचेन के थ्रू पता रहता है दोस्तों। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, और इस तरीके की सर्विसेज भी टीसीएस कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, यानी कि किसी भी कंपनी को अगर अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है या उसका इंटीग्रेशन करवाना है, तो इस तरीके की सर्विसेज भी ये कंपनी देती है।
इसके अलावा कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशंस की सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। अब ये किस तरीके की सर्विस होती हैं दोस्तों, जैसे कि 21st सेंचुरी में बिजनेस ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हम एआई का यूज कर रहे हैं, है ना, मशीन लर्निंग्स का यूज कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशंस भी इसी तरीके की एक सर्विस है जिसमें सिस्टम को सेट किया जाता है डेटा की माइनिंग करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके की सर्विस भी ये कंपनी देती है दोस्तों। इसके अलावा कॉन्वर्सेशनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड सर्विसेज भी ये देती है। अब देखो दोस्तों, ये सुनने में तो एकदम आसान लग रहा है, कॉन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस यानी कि कॉन्वर्सेशन करने वाला एक्सपीरियंस, मतलब उस तरीके की बात लग रही है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब इंसान इस धरती पर आया था तो उस वक्त उसके पास में कोई लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था और जिसके चलते काफी गलतफहमियां भी होती थी। अब आदमी कहता कुछ और था, सामने वाला समझता कुछ और था, क्योंकि उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं थी ना। जैसे मैं अपने विचारों को आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या आप अपने कमेंट्स के जरिए अपने विचारों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो उस तरीके की कोई लैंग्वेज नहीं थी पहले, जब शुरुआती टाइम था इंसान का। तो धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट आना चालू हुआ। जैसे जैसे इंसान डेवलप होता गया, ये गलतफहमियां सिर्फ आमने सामने बात ना करने की वजह से रह गई। जैसे मान लो अभी क्या होता है कि सामने सामने हमने बात कर ली तो सारा चीजें क्लियर रहती हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे पीछे कोई बात बोल दी तो वो चीजें एक डाउटफुल रह जाती हैं, वो गलतफहमियां भी दूर नहीं हो पाती, है ना। तो आज की डेट में क्या है कि दुनिया जो है रैपिडली चेंज हो रही है, जहां पर आज ह्यूमंस कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट से बात कर रहे हैं, तो जिससे आने वाले टाइम में गलत फहमियां ना के बराबर रह जाएंगी। यानी कि कोई आपके पीठ पीछे भी आने वाले टाइम में बात करेगा तो आपको फिर वो समझ में आया रहेगा कि मतलब सारी चीजें मतलब क्लियर हो जाएंगी आपको। तो यही एआई और मशीन्स के साथ में बात करना कॉन्वर्सेशनल एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। इसके अलावा ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। साइबर सिक्योरिटी यानी वीपीएन से रिलेटेड कुछ अलग तरीके की सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। और इसके अलावा क्वालिटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्विसेज भी ये कंपनी देती है दोस्तों। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स की रेंज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो काफ़ी वाइड वैरायटी के प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स वगैरह ये अवेलेबल कराती है कस्टमर्स को। तो काफ़ी अलग अलग रेंज है। अगर मैं पूरा इनके बारे में डिटेल वाइज आपको बताऊं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। काफ़ी लोग तो मतलब ये देख के चले जाएंगे कि वीडियो का साइज़ काफ़ी लंबा है, इसको क्या देखना, मतलब बोरिंग होगा वीडियो इस तरीके से, है ना। तो क्या है, अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप वेबसाइट पर गो थ्रू कर सकते हैं इसके। वैसे जो मेन है इसकी सर्विसेज वगैरह हैं उनके बारे में मैंने डिटेल वाइज आपको बता ही दिया है। ये जानना हमारे लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें इसकी सर्विसेज पता है। हाँ, इंडस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है कि किन किन इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज देती है, वो हम देख लेते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उनको ये कंपनी कैटर करती है। कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, और कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज़, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हाईटेक सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रिलेटेड सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी सर्विसेज देती है, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर यानी कि फार्मा सेक्टर को भी अपनी सर्विसेज देती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गया, रिटेल हो गया, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया। यानी कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। हर तरीके की इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट कोई भी इंडस्ट्री आपको यहाँ पे मिसिंग नहीं दिखेगी। हर तरीके की इंडस्ट्रीज को ये अपनी सर्विसेज देती है, हर तरीके के क्लाइंट्स इसके पास में हैं। और आज के डेट में ये कंपनी इंडिया के साथ साथ में 46 कंट्रीज में काम कर रही है दोस्तों। अब इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो 1968 में ये कंपनी फाउंड हुई थी और इसका जो नाम था टाटा कंप्यूटर सिस्टम था, और इसको फाउंड किया था टाटा सन्स ने। और ये कंपनी स्टार्टिंग में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ब्यूरो सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इसका क्लाइंट था, उसको भी ये इंटर ब्रांच रिकन्सिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी। और इसके अलावा ये अपनी ही सिस्टर कंसर्न यानी कि टिस्को जो कंपनी है, यानी टाटा स्टील आज की डेट में उसको बोला जाता है, उसको पंच कार्ड वगैरह प्रोवाइड कराने की भी फैसिलिटी ये देती थी। मतलब ये 2-3 इसके क्लाइंट थे इनिशियली। तो इस तरीके से इसने अपना स्टार्ट किया, अपनी एंट्री इस फील्ड में इसने करी, टेक फील्ड में। और उसके बाद इसने 1975 में इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी एंड ट्रेडिंग सिस्टम अपना डेवलप किया, जो कि इसने एक स्विस कंपनी को प्रोवाइड किया, और इस सिस्टम का नाम था सेकम, SECOM। फिर उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, लगातार अपने आप को ये
डेवलप करती गई, नए नए क्लाइंट्स वगैरह एक्वायर करती गई और ग्लोबली अपने आप को एक्सपेंड करती गई दोस्तों। अगर इसके एक्विजिशंस वगैरह की बात करें, जो कंपनीज को इसने एक्वायर किया, तो सीएमसी लिमिटेड को इसने 2001 में एक्वायर किया, जो कि आईटी सर्विसेज कंपनी थी। उसके अलावा एयरलाइंस फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज को इसने 2004 में एक्वायर किया, जो कि एक बीपीओ कंपनी थी। और इसके अलावा एविएशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी को इसने एक्वायर किया 2004 में ही। और इसके अलावा फ्योनिक्स ग्लोबल सॉल्यूशंस को, जो कि एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ कंपनी है, 2004 में इसने उसको एक्वायर किया। उसके अलावा स्वेडिश इंडियन आईटी रिसोर्सेज को भी इसने 2005 में एक्वायर किया। पर्ल ग्रुप को इसने एक्वायर किया 2005 में ही। फाइनेंशियल नेटवर्क सर्विसेज को इसने एक्वायर किया 2005 में ही। और उसके अलावा कॉमिक क्रोम को इसने एक्वायर किया 2005 में। टाटा इन्फोटेक को इसने एक्वायर किया 2006 में। टीसीएस मैनेजमेंट को इसने 2006 में एक्वायर किया। टीकेएस टेक्नोसॉफ्ट को इसने 2006 में एक्वायर किया। सिटी ग्रुप ग्लोबल सर्विसेज को इसने 2008 में एक्वायर किया। सुपर वैल्यू सर्विसेज को इसने 2010 में एक्वायर किया। कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज को इसने 2012 में एक्वायर किया। अल्टीएसए करके कंपनी 2013 में उसको इसने एक्वायर किया। ब्रिज पॉइंट ग्रुप को इसने 2018 में एक्वायर किया। पोस्ट बैंक सिस्टम्स को इसने 2020 में एक्वायर किया दोस्तों। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो एन चंद्रशेखरन इस कंपनी के चेयरमैन हैं। राजेश गोपीनाथन इस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओपी भट्ट साहब इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। एन गणपति सुब्रमण्यम इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आरती सुब्रमण्यम इस कंपनी की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर प्रदीप खोसला इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। हैन्ने बिरगिट जो हैं इस कंपनी की डायरेक्टर हैं। केकी एम मिस्त्री जो हैं इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। और डॉन कैलन इस कंपनी के डायरेक्टर हैं दोस्तों। तो ये तो बात हुई दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नाम है और 3208 इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो इसका 2125 है। 52 वीक हाई इसका 3400 है, यानी कि 52 वीक लो से थोड़ा सा ऊपर है, हाई से थोड़ा सा कम है। और स्टॉक पी अगर बात करें तो 33.6 का इसका पी है। इंडस्ट्री पी 30.8 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,86,711 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 234 का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.18% है। फेस वैल्यू इसका 1 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 39% आउटस्टैंडिंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48% है। डेट कंपनी के पास में 7,795 करोड़ है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका नॉमिनल है, 0.10 से भी कम है तो ठीक है। करंट रेशियो इसका 2 से ऊपर है तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश कंपनी के पास में 9,329 करोड़ है, यानी डेट से ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग 72.2% है। प्रमोटर का प्लेज लेकिन इसमें 0.47% है। ये प्लेज क्यों है दोस्तों? एक सिटी ग्रुप करके कंपनी है, उस कंपनी ने डिवेंचर इसके जारी किए थे तो वो इसने जो है छुड़ा नहीं पाई थी कंपनी, तो उसके लिए ये 0.47% प्लेज है। बल्कि ये तो पहले 2.21% कुछ ऐसे था, तो अभी तो इसने काफ़ी कम कर दिया उसके बाद में प्लेजिंग वगैरह। तो ये इसमें घबराने वाले कोई इश्यू नहीं है। जो डिवेंचर थे कंपनी के उसी के रिलेटेड ये प्लेज था, तो वो ऑलमोस्ट अभी निकल चुके हैं और थोड़ा बहुत नॉमिनल ये बचा हुआ है। जब 2% निकल गया तो इतना तो आराम से निकल जाएगा। और अनप्लेज जो होल्डिंग है प्रमोटर की 71.8% है। और बात करें अगर चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग की, तो 72.05% से 72.19% है, यानी कि थोड़ा सा है लेकिन बड़ा हुआ है दोस्तों प्रमोटर का स्टेक, जो कि एक पॉजिटिविटी देने वाली बात है। बाकी मेजॉरिटी स्टेक जो है प्रमोटर की इसमें टाटा सन्स की है इस कंपनी में 72.16%। इसके अलावा एफआईज ने इसमें स्टेक कम किया हुआ है 15.88 से 15.62%। डीआईएस की अगर बात करें तो 7.71 से 7.83%, यानी कि इन्होंने बढ़ा रखा है। ये भी अच्छी खासी स्टेक है। और गवर्नमेंट का इसमें जो है
एक थोड़ा सा मतलब 0.06% का स्टेक है। पब्लिक का इसमें 4.31% का मामूली सा स्टेक है दोस्तों। अब इसके मार्च के क्वार्टर को इसके जून के क्वार्टर से कंपेयर करें दोस्तों, तो मार्च के क्वार्टर में इसका सेल था 43,705 करोड़ का, जो बढ़ के जून क्वार्टर में हुआ 45,411 करोड़। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 9,246 करोड़ से 9,008 करोड़ हुआ, यानी कि प्रॉफिट में जो है इसका थोड़ा सा कमी हुई है, लेकिन सेल्स में अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी हुई है। वैसे अगर बात करें इसके पिछले 5 साल की ग्रोथ की, तो कंटिन्यू कंपनी जो है ग्रो हुई है पिछले 5 सालों में, रेवेन्यू के मामले में और प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी कंटिन्यू ग्रो हुई है दोस्तों। अब इस कंपनी के पिछले 10 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को अगर देखा जाए दोस्तों, तो 14% सालाना के हिसाब से ये कंपनी ग्रो हुई है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी इस हिसाब से ग्रो हुई है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो काफ़ी यूनिक रहती है, काफ़ी अलग रहती है और कंपनी से इसको काफ़ी अलग बनाती है। जो भी कंपटीटर इसके सामने आता है उसको ये एक्वायर कर लेती है, उससे compete नहीं करती, कोलैबोरेट कर लेती है। कंपटीशन और कोलैबोरेशन में डिफरेंस यही होता है दोस्तों, उसमें मार्जिन्स अपने कम करके लॉस खा के अपने को कहीं धंधा नहीं करना होता है ना। ये इसका इस चीज़ का इसको बेनिफिट रहा। इससे इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा रहा? एक लार्ज कैप कंपनी में उनका पैसा तो सिक्योर है, डूबने वाला नहीं है, लेकिन रिटर्न्स भी उनको अच्छे दिए हैं कंपनी ने। 14% सालाना यार, मतलब बैंक के एफडी से डबल हो जाते हैं सीधे सीधे। और बात करें अगर स्टॉक के प्राइस की सीएजीआर की, तो 10 ईयर में इसने 19% के हिसाब से जो है सीएजीआर का प्रॉफिट दिया है स्टॉक के प्राइस में। प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से ये उतना ज़्यादा नहीं है। लगता है कि अगर मान लो कि इतना प्रॉफिट, अगर 14% का प्रॉफिट है, 28% 30% स्टॉक के प्राइस में गेन हो जाए तो करेक्शन का भी चांसेस रहता है, फिर उस लेवल तक आने के चांसेस रहते हैं। इतना डिफरेंस चलता है क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनी स्टेबल होती जाएगी उतने ज़्यादा फिर उसके जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर ही ऊपर टिका रहेगा, वो नीचे आने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं जो बेचते हैं तो उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी लार्ज साइज कंपनी है कि इतना मतलब ज़्यादा भी ट्रेड हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कंपनी में। और इसकी बैलेंस शीट को अगर देखें दोस्तों, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ते गया, जो कि काफ़ी गलत बात थी। लेकिन अभी लास्ट का जो ईयर है 2020 से 21 में इसका जो शेयर कैपिटल है वो कम हुआ है, एक पॉजिटिव देने वाली बात ये भी है। और रिजर्व्स की अगर बात करें तो कंटिन्यू कंपनी के ज़्यादा रिजर्व्स हुए हैं, बीच में थोड़ा सा ग्रोथ में रुकावट हो गई थी, लेकिन अभी जो 2020 से 21 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिजर्व्स इसके बढ़े हुए हैं। बोरोइंग्स वगैरह इसने कम की है इस साल से इस साल में, लेकिन पहले इसकी बोरोइंग्स वगैरह कम थी दोस्तों, तो ये थोड़ा सा कंसर्न हम मान सकते हैं, लेकिन कम कर रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे देखें दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी का प्राइस ऊपर है, एफडी से अच्छे रिटर्न इसने ऑब्वियसली दिए हुए हैं, डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह भी कंपनी में कुछ नहीं है। अब दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल को भी हमने देख लिया, इसके फाइनेंशियल्स भी हमने देख लिए, इसके वैल्यूएशंस भी हमने देख लिए। अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें करना क्या है। देखो दोस्तों, बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं बताऊं, बिजनेस मॉडल इसका पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्यों है? क्योंकि क्लाउड बेस्ड कंपनी काम करती है और एआई बेस्ड कंपनी काम करती है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ये तीनों चीज़ें जो हैं फ्यूचर ओरिएंटेड हैं दोस्तों। सभी जितनी भी इंडस्ट्री काम करेगी ना आने वाले टाइम में, चाहे वो ऑटोमेटिक मशीन से रिलेटेड हो, चाहे वो सेंसर के रिलेटेड हो, चाहे वो स्मार्ट टेलीविजन या स्मार्ट थिंग्स वगैरह के रिलेटेड हो, तो ये सारे काम ये कंपनी करने वाली है। इसका एडवांटेज सीधा सीधा इसी कंपनी को मिलने वाला है। अब आप बोलोगे यार ऐसे कंपटीटर तो इसके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमने इस कंपनी की हिस्ट्री भी देखी कि जो भी इसका कंपटीटर आता है उसको ये ख़त्म कर देती है एक तरीके से, ठीक है। उसके लिए अपने मार्जिन्स वगैरह ये कंपनी कम नहीं करती, मार्जिन्स वही रखती है, उससे ऑन टेबल डील करती है, भाई कितना चाहिए तेरे को, क्या लेगा, उस हिसाब से कंपनी डील करती है। कंपनी ऐसा नहीं कि सामने वाला अगर उस चीज़ को सस्ते में दे रहा है तो ये भी सस्ते में दे के मार्केट का कंपटीशन मतलब ऐसा तगड़ा कर दे, मार्जिन्स कम कर दे और मतलब दिक्कतें हो जाए, फिर उस कंपनी को भी दिक्कत हो, इस कंपनी को भी दिक्कत हो। ये पूरा का पूरा समाधान निकाल लेती कि मार्जिन्स भी बच जाए और नुकसान भी ना हो और कंपटीटर का भी खतरा ना हो। तो ये कंपनी ये काम करती है। तो ऐसा कोई फ्यूचर में खतरा इसको आने वाला नहीं है। और रेपुटेशन बहुत मैटर करती है दोस्तों मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी को ऑर्डर देती है ना, वो ये देखती है कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा रहा है। अगर कोई कंपनी 50-60 साल से कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू नया प्लेयर।
नए प्लेयर ने कैसा करना है यार, अभी ये नया मार्केट में आया, पता नहीं कैसी सर्विसेज देगा, लेकिन इसने यार पहले से पुराने टाइम से ही अच्छा काम किया हुआ है तो हम इसको ऑर्डर देंगे, वो वाली चीज़ रहती है। तो पुराना होने का एक एडवांटेज इस कंपनी को मिलेगा। तो बिजनेस मॉडल के एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा करेगी। अब बात करें अगर फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स देखो दोस्तों पहले के मुकाबले काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। बात करें थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट की, तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखेगा। बाकी प्लेजिंग की अगर बात कर लें 2.21% से अभी जो है 0.45% हुआ है, यानी कि 80% तक जो प्लेजिंग है वो खत्म हो गई है, ठीक है। और दूसरा रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है, और तीसरा कई सालों से लगातार ग्रो होती आ रही है। चौथा प्रॉफिट में भी कंटिन्यू ग्रो हुई है, और पांचवा प्रॉफिट के मुकाबले जो इसका स्टॉक का प्राइस है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। इसी बात पर वैल्यूएशंस की बात आ जाती है। तो आप बोलोगे यार कि इंडस्ट्री के पी से कंपनी का पी ज़्यादा है, तो यार रेपुटेशन भी तो उसी हिसाब से है ना। एक कंपनी की रेपुटेशन अगर इतने लेवल की है तो थोड़ा सा तो उसको वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, और उसे तो उससे ज़्यादा ज़्यादा ही वैल्यूएशन मिलेगा उसको, है ना। और अब स्टॉक के प्राइस की अगर बात करें, ऊपर ही लेवल्स पे किन्हीं लोगों ने यार बाई कर लिया होगा, तो उनको दिख रहा होगा यार शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रेड में दिखाई दे रहा होगा कि मतलब 3,300 400 से लगभग 3,200 पे आ गया, 200 तक इसका स्टॉक का प्राइस गिर गया। अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो लगभग 10-12% होता है। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इस लेवल पे ये आ जाता है 3,124 तक, टेक्निकली ये कह रहा है कि मतलब यहाँ तक ये आ सकता है, या फिर 3,000 के लेवल तक ये आ सकता है, तो नीचे जितना भी आए यहाँ पर आप ऐड करने की कोशिश करो। अभी वैसे भी मार्केट खराब हो रहा है तो नीचे आने के चांसेस हैं, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को यही तो फायदा रहता है, इस फॉल में उनको खरीदने का मौका मिल जाता है वैल्यू कंपनीज को। अब हमें जो है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, इसके सारे थ्योरी हमें पता लग चुकी है। अब हमें सिर्फ इस पे एक्शन लेना है। अब वो आप खुद से भी आप सोच सकते हो यार कि कहाँ पर आपको बाइंग करनी है। लेवल्स बेस्ट है 3,100 और 3,000 का, उस लेवल पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। अगर आप ऊपरी लेवल्स पे फंसे हुए हो तो नीचे जो है एवरेज भी कर सकते हो। नीचे ये 3,000 से नीचे जाएगा नहीं ऐसा मेरे को लगता है, अनलेस कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल ना आ जाए। अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कंपनी 3,000 से नीचे नहीं जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको टाइम लगता है 10 से 12 घंटे का, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आपके टाइम की बचत तो होती ही है, साथ ही इन वीडियोस को आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हो। जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हो, किसी का वेट कर रहे हो उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हो, जिससे आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू।